अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब डीएसपी का लेक्चर पढ़ा था तो इस स्लाइड को हम लोगों ने कवर किया था। वी सॉ इन दिस लेक्चर कि कैसे अगर हमारे पास एक सिस्टम अगर हो विद इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन, तो उसका इन्वर्स सिस्टम एच आई ऑफ एन हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो ये है कि हम सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स एच ऑफ एन है उसका हम एच ऑफ ज़ी कंप्यूट करें, और एच ऑफ ज़ी को या एच ऑफ ज़ी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू एच इनवर्स ऑफ ज़ी, और फिर उसका जब इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम लेंगे तो वो एच इनवर्स एन के बराबर होगा। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे ये स्क्रीन के ऊपर इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम है, एक आईआईआर सिस्टम है, तो उसका जो इन्वर्स सिस्टम होगा दैट विल बी एन एफआईआर सिस्टम। अच्छा, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझ के हम आगे चले थे, फिर हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास इट्स वेरी मच पॉसिबल कि दो ऐसे सिस्टम्स हों कि जिनका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एक जैसा हो लेकिन फेज रिस्पॉन्स ऑल टुगेदर एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें से जो सिस्टम वन है इसका फेज रिस्पॉन्स अगर हम ज़ीरो और पाई पे कंपेयर करें तो ये ज़ीरो से शुरू मतलब फेज़ की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है और वो मुख्तलिफ वैल्यू से गुजरती हुई वापस पाई के ऊपर ज़ीरो हो जाती है। और अगर हम सिस्टम टू की बात करें तो ओमेगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इसका फेज़ जो है वो ज़ीरो है, और ओमेगा इज़ इक्वल टू पाई के ऊपर इसकी फेज़ की वैल्यू माइनस पाई है, यानी कि ज़ीरो से लेकर पाई का डिफरेंस आया है। तो हमारे पास ये सिस्टम वन है, इट इज़ अ मिनिमम फेज़ सिस्टम, मतलब फेज़ में मिनिमम चेंज है, यहाँ पे चेंज नहीं है। और इस तरह से जो सिस्टम टू है दैट्स द मैक्सिमम फेज़ सिस्टम के फेज़ है, मैक्सिमम चेंज आया ज़ीरो से लेकर ज़ीरो से शुरू करके पाई पे गया या पाई पे शुरू करके ज़ीरो पे जाता, इस वो भी सिस्टम ज़ाहिर है मैक्सिमम फेज़ सिस्टम ही कहलाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम फेज़ सिस्टम्स वो होते हैं जिनकी जिनसे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि इनके इन्वर्स सिस्टम्स कैसे होंगे। ठीक है, मसलन हमारे पास एक मिनिमम फेज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके पोल्स और ज़ीरोस, ठीक है, अगर इधर होकर इधर होकर इसके पोल और ज़ीरोस सारे यूनिट सर्कल के अंदर हों। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह का सिस्टम एक मिनिमम फेज सिस्टम होता है। अब इसका हम जब रेसिप्रोकल लेंगे, इस सिस्टम का रेसिप्रोकल लेकर हम एक इसका इन्वर्स सिस्टम बनाएंगे तो ज़ाहिर है जो ये पोल्स हैं अब यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ज़ीरोज़ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे पोल्स हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इन्वर्स सिस्टम बनाएंगे, बट स्टिल सारे पोल ज़ीरोज़ यूनिट सर्कल के अंदर होंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है यानी कि मिनिमम फेज सिस्टम, उसका इन्वर्स सिस्टम भी एक स्टेबल सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक मैक्सिमम फेज सिस्टम की, तो मैक्सिमम फेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें पोल्स तो यूनिट सर्कल के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जैसे ज़ीरोज़ हैं वो यूनिट सर्कल के बाहर होंगे। अब होगा यूँ कि जिस वक़्त हम इस सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम लेंगे तो यहाँ पर ज़ीरोज़ आ जाएँगे और यहाँ पर पोल्स आ जाएँगे इन्वर्स सिस्टम में। ठीक है, इनके स्विच हो जाएँगे। तो क्या होगा कि जो इन्वर्स सिस्टम होगा वो एक अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हम लोगों ने इसकी जो तीसरा स्टेप है ना, पहले हम लोगों ने इन्वर्स सिस्टम निकालना सीखा, फिर मिनिमम और मैक्सिमम फेज सिस्टम सीखे। अच्छा, एक वो भी होता है मिक्स्ड फेज सिस्टम, उसमें कुछ ज़ीरोज़ अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, लेकिन बहरहाल उसका इन्वर्स सिस्टम भी जो है वो अनस्टेबल ही होता है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम थोड़ा-सा और आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हम यहाँ पर जो है ना वो जो हम लोगों ने ऑल पास फ़िल्टर पहले पढ़ा था उसका उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, पहले ज़रा हम स्लाइड आगे करें और फिर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक तीसरी चीज़ भी सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये तो वो वाली बातें जो कि मैंने अभी बताई थी, और अब हम ज़रा ये चीज़ देखने लगे कि हम किस तरह से एक मिक्स्ड फेस सिस्टम को यहाँ मिक्स फेस के अलावा यहाँ पे वो भी हो सकता है, मैक्सिमम फेस सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, मिक्स फेस सिस्टम या फिर एक मैक्सिमम फेस सिस्टम को किस तरह से हम डिकम्पोज करते हैं इन मतलब दो ट्रांसफर फंक्शंस के प्रोडक्ट में किस तरह से डिकम्पोज करते हैं, और फिर टुवर्ड्स एंड हम सीखेंगे कि डिकम्पोज हम लोगों ने किया क्यों और ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे इस्तेमाल हुए इस डिकम्पोजिशन में या उसके बाद। ओके, तो हमारा जो अब
अब एक ऑब्जेक्टिव है वो ये हम देखने लगे कि अगर किस तरह से हमारा एक मैक्सिमम फेज सिस्टम या फिर मिक्स्ड फेज सिस्टम स्प्लिट हो सकता है मिनिमम फेज सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम इक्विवेलेंट टू एन ऑल पास फिल्टर। अच्छा, बस पहले हम ये देखते हैं कि हम ये करते कैसे हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम पहले उन ज़ीरोज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं गिवन ट्रांसफ़र फ़ंक्शन में जो कि उससे बाहर हों, यूनिट सर्कल से बाहर हों। उनको हम लोगों ने ज़रा एड्रेस करना होता है और फिर हम उनको एड्रेस करने के बाद फिर दूसरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? लेट्स सी हाउ इट इज़ डन। लेट्स सपोज़ कि हमारा गिवन सिस्टम है 1 माइनस 3 जी इनवर्स एंड 1 माइनस 2 जी इनवर्स। अच्छा, अब हमें ये देख के पता चला कि इस सिस्टम में एक पोल है एट z इज़ इक्वल टू या p इज़ इक्वल टू 1/2 और इसमें एक हमारे पास ज़ीरो है एट z इज़ इक्वल टू 3। तो इसको हम एक मिक्स फेज़ या मैक्सिमम फेज़ सिस्टम कह सकते हैं और ज़ाहिर है कि अब हम जब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये अनस्टेबल सिस्टम बनेगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिकम्पोज़ इट इनटू दीज़ टू सिस्टम्स। अच्छा, उसके लिए हम करते क्या हैं कि हम लोगों ने ना एक all those zeros are required to be considered which are outside the unit circle। मसलन यहाँ पर है हमारे पास एक ही ज़ीरो है, वो ये वाला है, ठीक है? अच्छा, हम यूँ करते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ये इस वक्त है 3 के ऊपर, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पोल यहाँ पर बनाएंगे विच विल बी एट 1/3। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑल पास सिस्टम जिसको हमने को ने स्टार्ट लिया यहाँ से, ठीक है? मतलब हम लोगों ने वो ज़ीरोस पहले हम सिस्टम के पकड़ेंगे जो कि यूनिट सर्कल से बाहर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम पोल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये ऑल पास सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। अब इस ऑल पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन से मिनिमम फेज सिस्टम डिज़ाइन होगा जो कि इस तरह से होगा। h of z divided by h of all pass, ठीक है? अच्छा, h और z जो है वो है हमारे पास 1 माइनस 3 z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 z इनवर्स और ऑल पास का इनवर्स करना है तो 1 माइनस ठीक है, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर सिस्टम बना वो एक ये वाला सिस्टम है जिसको हम एक मिनिमम फेज सिस्टम कहेंगे। अच्छा, और अब हम देख सकते हैं कि इसका जो पोल 1/2 के ऊपर है, इसका 0 1/3 के ऊपर है। अगर हम इस तरह के सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम लें तो दैट विल बी अ स्टेबल सिस्टम। अच्छा, अब हम लोगों ने अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को ना थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी है, बल्कि कंबाइन करना है। पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे पास सिस्टम एक एग्ज़िस्ट करता हो तो उसका हम इन्वर्स सिस्टम जो है वो ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं बड़ी डिटेल में लास्ट टाइम पढ़ा था। अच्छा, सिस्टम का इन्वर्स हमने इसलिए लेना सीखना है कि कई दफ़ा हमारे पास नॉइज़ी सिस्टम हो सकता है, नॉइज़ी चैनल हो सकता है। तो फिर हमें अगर उसको ख़त्म करना है तो ज़ाहिर है कि हम एक ऐसा ट्रांसफ़र फ़ंक्शन वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे या ऐसा सिस्टम इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन उस सिस्टम के इन्वर्स हो जिस सिस्टम को हम नेगेट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इन्वर्स सिस्टम लेना आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो सिस्टम हो जो जिसको हम नेगेट करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो एक मैक्सिमम फेज सिस्टम या मिक्स फेज सिस्टम हो, जिसकी वजह से उसका इन्वर्स सिस्टम अगर हम डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो वो अनस्टेबल सिस्टम बने। अच्छा, फिर उसका हल ये है कि फिर हम करते यूँ हैं कि अपने गिवन सिस्टम को अगर वो मिक्स्ड फेज़ या मैक्सिमम फेज़ है, हम उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं इस तरह से, ठीक है? मतलब स्प्लिट करते हैं 2 सिस्टम्स में।
अब जब हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया दो सिस्टम से, तो ये हमारे पास इसका दो पोर्शन है हमारे पास उस सिस्टम के, सब पोर्शंस बल्कि कहना चाहिए। एक मिनिमम फेज सिस्टम है उसका आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास एक ऑल पास जो है वो सिस्टम वो आ गया। अच्छा, अब अगर हम अ, मैं इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए पहले थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी, ताकि ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ आए कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह का है, एच टी जी। अच्छा, अब इस सिस्टम को हम लोगों ने चूँकि ख़त्म करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मैक्स मिनिमम सॉरी ये एक मिक्स फेज सिस्टम या फिर मैक्सिमम फेज सिस्टम है। अब इसका हम लोग करेंगे यूँ या प्रोसीड ऐसे करेंगे कि हम इसको स्प्लिट कर लेंगे दो सिस्टम्स के प्रोडक्ट में, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया। जो इसका मिनिमम फेज सिस्टम हमारे पास आया है, हम उसका इन्वर्स अब यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जो कम इन्वर्स या कंपनसेशन सिस्टम लगेगा ना, दैट विल बी इक्वल टू एच मिनिमम ऑफ दैट डिस्टॉर्शन सिस्टम ठीक है। अच्छा, अब इसका इससे हुआ क्या, इससे हुआ होता यूँ है कि लेट्स सपोज अगर हम इन दोनों सिस्टम्स की कन्वोल्यूशन देखें, सॉरी कन्वोल्यूशन नहीं क्योंकि जी डोमेन में तो ये तो वो हो जाएगा ना कि एच डी जी जो है उसको बेसिकली आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय एच ऑल पास फिल्टर, ठीक है। अच्छा, आई नो कि ये डी थोड़ा सा पढ़ने में ज़रा मुश्किल कर रहा है, लेकिन डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें सबसे मटेरियल लिख दिया था सो दैट आई में शो कि ये डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम। और हम लोगों ने यहाँ पे जो इन्वर्स सिस्टम लगाया है, यानी कि एच टी ज़ी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इन्वर्स सिस्टम से, तो यहाँ पे हम लोगों ने एच मिनिमम सिस्टम लगाया। तो आप देख सकते हो कि ये सिस्टम बेसिकली इस सिस्टम से कैरी आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इफेक्टिवली सिर्फ जो चीज़ बचेगी ना वो एक ऑल पास फिल्टर है। एंड यू कैन सी कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो ऑल पास फिल्टर होता है वैसे कि वो मैग्नीट्यूड में किसी किस्म का चेंज नहीं लाता। तो जब ये वाला सिग्नल जो यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जब वो इस ब्लॉक से गुजर के इस पॉइंट पे पहुँचेगा, तो वो बेसिकली डिस्टॉर्शन उसने प्रोड्यूस हो चुकी होगी। उस डिस्टॉर्शन को निगेट करने के लिए हम ये वाला ब्लॉक लगाते हैं। अब ये जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, जब इस सिस्टम से गुजर के वो यहाँ पे पहुँचता है, तो उसके उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल इस पॉइंट पे वही वाला मैग्नीट्यूड होगा जो कि उसका इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड था। क्योंकि इफेक्टिवली अगर वो इन दोनों सिस्टम से गुजरता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है एच ए पी के साथ, विच इज़ ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर हमें पता है कि उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 1 होता है, वो मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं डालता। सिर्फ ये जो सिग्नल है ना, जबकि इस पॉइंट से यानी कि दो सिस्टम से गुजरता है वो यहाँ तक पहुँचेगा, सिर्फ उसके फेज में चेंज आएगा। और अगर हम अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, अगर वो एक इमेज प्रोसेसिंग का सिस्टम है, या एज़ लॉन्ग एज़ वो कोई उसमें ऑडियो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके फ़ेज़ में कुछ चेंज प्रोड्यूस हो चुका हो। ठीक हो गया? तो जब हमारे जब हमारे पास सिस्टम जो हैं वो इन्वर्स उनके सिस्टम्स अनस्टेबल हो, तो हम फिर उसको स्प्लिट करके मिनिमम फेज सिस्टम और ऑल पास सिस्टम के प्रोडक्ट में हम उसके मिनिमम फेज सिस्टम वाला जो पोर्शन है वो उठा के उसका इन्वर्स इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर हमारा वो लेक्चर ख़त्म होता है जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम करना था। तो अब हम इस चीज़ को इस मैं अब मतलब जो है ना दूसरा वाला लेक्चर उसको खोलने लगी हूँ, ताकि फिर हम वहाँ से आगे चलें।
अच्छा जी, अब हम लोगों ने ना एक थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है चैप्टर नंबर 6 में जो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है ना उसकी, इसलिए क्योंकि वो हमें डीएफटी में हेल्प आउट करेगी। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि चैप्टर 7 में जो हम लोगों ने डीएफटी का टॉपिक पढ़ना है उसके लिए हमें सैम्पलिंग का टॉपिक जो है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देगा, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रू। और सैम्पलिंग हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 6 को क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसका चैप्टर नंबर में सीखा था कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है, तो अगर हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात करें और यहाँ पे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें, तो वी नो कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज़ एन, यहाँ पे स्मॉल एन होता है जी, एंड वी नो कि इनको जो रिलेट करने का तरीका है वो क्या है। इसी तरह कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ अपर केस ओमेगा, डिस्क्रीट में लोअर केस ओमेगा है, एंड वी नो हाउ टू रिलेट देम। ठीक है, इसी तरह से हमें अगर पता है कि हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर खुद चूज़ करनी है यानी कि सैम्पलिंग टाइम, तो वी नो कि वो सैम्पलिंग टाइम जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, गिवन द फैक्ट कि हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो हम सैम्पलिंग टाइम इस लिहाज से चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोगों ने चूँकि यहाँ पे सैम्पलर के या क्वांटाइज़र के सिस्टम्स डिज़ाइन नहीं करना या उनकी उनकी डिटेल वर्किंग नहीं हम लोगों ने सीखनी, तो इसलिए हम फिर इस चैप्टर को डिटेल में कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम उससे थोड़ा-सा ना वो वाला कॉन्सेप्ट लेंगे जो कि आगे हमें डीएफटी में हमारे काम आएगा। अच्छा, इस स्लाइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पीरियोडिक सैम्पलिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है? और पीरियोडिक सैम्पलिंग का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे पास एक्स-सी-टी को अगर हम सिर्फ t इज़ इक्वल टू एन-टी पे सैंपल करें तो उन सैंपल्स के ऊपर एक्स-सी-टी और एक्स ऑफ एन यानी कि टाइम की उन वैल्यूज़ के ऊपर यानी कि जहाँ पे सैंपल लिया जा रहा है, उन वैल्यूज़ के ऊपर एक्स-सी-टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एन। अच्छा, अब हमारे सामने यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है। अच्छा ओके, तो इस तस्वीर से पहले ज़रा इस जुमले को भी हम पढ़ लेते हैं। ये टर्म आइडियल सैंपलिंग का क्या मतलब है? यहाँ ये तो असल में जो डेफिनेशन है ना इसकी वो है आइडियल पीरियोडिक सैंपलिंग। तो क्या पहले पीरियोडिक सैंपलिंग को एक्सप्लेन किया गया कि पीरियड का मतलब ये है कि जो अपर केस टी है ना, ये फिक्स ड्यूरेशन की है। तो हम यूँ करेंगे कि अगर हमारे पास हमें मतलब सैंपल्स दे रहे हैं तो जैसे हम इन पॉइंट्स पे सैंपल ले रहे हैं ना, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, दो कंसेक्टिव पॉइंट के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है वो मतलब हर जगह वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर यहाँ पर एक सैंपल लिए उठाया तो दूसरा सैंपल हम यहाँ पे उठा रहे हैं, तीसरा हम यहाँ पे उठा रहे हैं, चौथा फिर हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पे करके उठाया, पाँचवाँ हमने यहाँ पे करके उठाया। ये पीरियोडिक सैंपल नहीं है क्योंकि अगर हम हर 2 कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान टाइम ड्यूरेशन देखें तो वो डिफरेंट है, ठीक है? तो दिस इज़ अपीरियोडिक सैंपलिंग, वी यूजुअली डोंट डू दैट। तो पीरियोडिक सैंपलिंग वो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कैपिटल टी कांस्टेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। और टर्म आइडियल सैंपलिंग का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे हमें सैंपल चाहिए हमें इमीडिएटली वहाँ की वैल्यू मिल गई है विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी एरर। तो ये असम्पशन हमारी जो होती है ना वो सैंपलिंग के लिए होती है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद अगर हम इस तस्वीर को देखें तो वी कैन सी कि हमारे पास मिसाल के तौर पे 3 मुख्तलिफ टाइम कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस हैं, एक्स-सी-1, एक्स-सी-2 और एक्स-सी-3। और लेट्स सपोज़ कि उनकी सैंपलिंग की गई है और कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर सैंपल्स लिए गए हैं उन पॉइंट्स के ऊपर वो तीनों वेव फॉर्म्स एक ही जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि अगर हम मिसाल के तौर पे -t और 0 के दरमियान देखें तो -t और 0 के दरमियान तीनों वेव्स जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स या एम्पलीट्यूड के अटेन कर रही हैं, लेकिन -t के ऊपर भी तीनों का सैंपल कि तीनों की जो वैल्यू है वो एक ही जैसी है और 0 के ऊपर भी तीनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एक ही जैसा है। अच्छा, जिसकी वजह से हुआ क्या, ये तीनों का जो सैंपल्ड सिग्नल बना तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग वो एक ही बना। अच्छा, अब इसी बात को उम, हम थोड़ा-सा और तरीके से देखते हैं क्योंकि जब सैंपल्स हमारे पास एक जैसे बनेंगे इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो कोई मसला है। वो तीनों सिग्नल्स अगर टाइम डोमेन में कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में वो डिफरेंट थे, तो जब उनको हमने डिस्क्रिटाइज़ किया था, तो तभी उनको डिफरेंट रहना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि सैंपलिंग टाइम में कहीं कोई मसला है कि जो तीनों सिग्नल्स हमें एक ही जैसे मिल रहे हैं।
अच्छा, इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये करते हैं कि हम हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसको हम ज़रा फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोनेंट है और ये हम लोग बनाते हैं, मतलब इसका लिया होगा अ, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जब लें तो टाइम डोमेन सिग्नल हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है? तो माइन ये ओमेगा एच अपर केस ओमेगा एच इसकी हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है और हम देख सकते हैं कि 0 से लेकर ओमेगा एच तक सारी फ्रीक्वेंसीज इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब हम ये जो इक्वेशन लिखी है ना कि जो हम लोगों ने एक पिछली स्लाइड में एक मसला देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एक ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रहे हैं सैम्पलिंग के बाद। अब उस मसले को एड्रेस करने के लिए ही हम लोगों ने यूँ किया कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को इंस्टेड ऑफ टाइम डोमेन में हम प्रोसेस करें या उसको उसके मसले का हल निकालें, हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं और फिर उसके मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखा हम लोगों ने यूँ कि जिस वक़्त हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को सैंपल करते हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनता है ना, एक्स सी अपर केस ओमेगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, और एक्स ऑफ लोअर केस ओमेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डीटीएफटी, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है। तो अब हम इंस्टेड ऑफ के टाइम डोमेन सिग्नल्स के दरमियान रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकालने की कोशिश की थी कि दोनों सिग्नल्स टाइम डोमेन में थे और हम उनको टाइम में देख रहे थे। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, दोनों सिग्नल्स को, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और उसके नतीजे में बनने वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इन दोनों को अब ज़रा फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हुए इनकी इक्वेशंस को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी नो कि जो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन हम सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं प्रिंसिपल रेंज में। वी ऑलवेज लुक इनटू द सिग्नल फ्रॉम माइनस पाई टिल पाई। अच्छा, और ये इक्वेशन इसकी इसको हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है, लेकिन इस वाली डायग्राम को अगर हम इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का सिग्नल है। हम लोगों ने ये वाला जो है ना, यानी कि अपर केस ओमेगा माइनस दिस थिंग, इसको टाइम डोमेन के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये शिफ्टेड सिग्नल है। ठीक है? और अगर आप ये नोट करो तो जिस पैरामीटर के से कंट्रोल हो रहा है, तो के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ज़रा ये ज़्यूम करेंगे कि के अगर ज़ीरो हो तो क्या हो। अच्छा, और बल्कि इसी के आगे थोड़ा सा उन्होंने आसान कर दिया, जो टू पाई बाई टॉ है ना, इसको टू पाई बाई टी जो है उसको अपर केस ओमेगा एस का नाम दे दिए। तो अगर के की वैल्यू ज़ीरो हम प्लग इन करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होके इतनी रह जाती है। बेसिकली वी कैन सी कि जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है वो स्केल डाउन होके 1/t से मतलब मल्टीप्लाई होके हमें मिल रहा है। अच्छा, अब अगर हम के को 1 पुट करें तो वी कैन सी कि हमें ये एक शिफ्टेड सिग्नल मिला। शिफ्ट कितना है उसमें, ओमेगा एस जितना शिफ्ट है। और इसी तरह के की वैल्यू अगर -1 पुट करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा एस। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब ये है, अच्छा, कि +2 पुट करने से ओमेगा -2 इंटू ओमेगा एस मिल जाएगा और के की वैल्यू -2 पुट करने से ओमेगा प्लस 2 इंटू ओमेगा एस मिलेगा। अच्छा, इस सिग्नल को और इस सिग्नल को अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन सी कि दिस सिग्नल इज बेसिकली अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है? अच्छा, और शिफ्ट हमें पता है कि अगर हम, चूँकि माइनस का साइन है तो ये सिग्नल आगे जाके बनेगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसकी एम्पलीट्यूड पहले अगर 1 था तो इसका एम्पलीट्यूड 1/t रह जाएगा। ये हमें यहाँ पे मिला है। और इसी तरह से हम लोगों ने इसमें शिफ्ट ओमेगा एस में इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि माइनस मतलब ओमेगा एस की शिफ्ट का मतलब है कि जो चीज़ पहले 0 पे बननी थी वो ओमेगा एस से बनेगी। ये सिग्नल जो है मेरे पास वो यहाँ आके बनेगा, और इसी तरह से ये माइनस ओमेगा एस 1/t इसका एम्पलीट्यूड, ये जो सिग्नल है ये मेरे पास ये बना है। और इस तरह से ये जो कॉपीज़ है ये बनती जाएंगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। अच्छा, अब ये जो ओमेगा एस है ना, बेसिकली ये हमारे पास है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका एंगुलर वर्जन। वैसे हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को एफ एस कहते हैं, वो लीनियर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई
तो वो आपके पास एंगुलर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो दैट इज़ 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी का मतलब है 2 पाई इनटू एफ ऑफ एस, राइट। अच्छा, तो ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ना ज़रा इसको पॉज करके वीडियो को ये देखना है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास इसकी वैल्यू कम हो तो क्या होगा, मतलब ग्राफ की शक्ल कैसी बनेगी। ज़रा इसको ज़रा अपने पास बना के देखना, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की एक छोटी वैल्यू को अज्यूम करो, इस ग्राफ या फिर इस ग्राफ को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि कैसे बनेगा, और इसी तरह से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो यू विल कम टू नो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम की वैल्यू बहुत कम हो तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये हमें बहुत करीब करीब बनते नजर आएंगे, हो सके इनकी ओवरलैपिंग शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब हम बहुत कम वैल्यू कर देने से कुछ हो सकता है कि इस तरह की चीज़ बन जाए, ठीक है। और अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा, लेकिन ज़्यादा करना कॉस्टली तो है, लेकिन सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ हमारा जो सिग्नल है वो बड़ा प्रॉपर्ली रिकवर हो सकेगा अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब उसका जो अगला सैंपल बना है वो बहुत दूर, अगला जो वर्जन बना है वो बहुत दूर जाके बना है। और फ़िल्टरिंग जो है, अगर मैं इस पार्ट की सिर्फ फ़िल्टरिंग कर लूँ, तो फ़िल्टरिंग का मतलब ये होगा कि मैंने वापस कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बना लिया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से, ठीक है। मतलब अगर एक पोर्शन को मैं फ़िल्टर आउट कर सकूँ, फ़िल्टर लगा के, तो मेरे पास एक तो बैंडविड्थ की काफ़ी ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे चॉइस है। अगर मैं उसका रोल ऑफ ज़रा ज़्यादा भी लेती हूँ फ़िल्टर का तो वो बेसिकली इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मतलब आगे सिग्नल एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो बेसिकली सिर्फ ये वाला सिग्नल फ़िल्टर आउट बहुत आराम से हो जाएगा। मुझे बहुत कॉस्टली फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ेगा और मैं बड़े आराम से फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में से कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल जो है वो बना सकती हूँ। अच्छा, लेकिन अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम हो तो हमारे पास ये वाला इश्यू आता है। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की क्रिटिकल वैल्यू क्या है? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की क्रिटिकल वैल्यू ये है कि इससे कम से कम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम ना हो। तो ये हमारे पास ओमेगा एच की वैल्यू है, ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास ओमेगा एस की वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखो तो ये वाली जो वैल्यू है वो अगेन टू टू भी नहीं, क्योंकि ओमेगा एस जहाँ पर आया है ना, ये यही वाली वैल्यू इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू 2 इंटू ओमेगा एच। अगर ओमेगा एच थोड़ा सा ज़्यादा होता, मतलब ये वाला ट्राइंगल थोड़ा आगे जाके बनता, तो फिर हम कहते कि ओमेगा एस इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू ओमेगा एच। और अगर ये ओवरलैपिंग होती, यानी कि ये ट्राइंगल इस तरह से स्टार्ट हो रही होती, तो फिर हम इस सिचुएशन में कहते हैं कि ओमेगा एस इज़ लेसर देन 2 इंटू ओमेगा एच। तो हमें पता चला जो क्रिटिकल केस है ना वो तो ये वाला है कि इट मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज इट्स बेटर कि वो उससे ज़्यादा हो, ठीक है। और एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ओमेगा एस का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेट मी सी कि हम लोगों ने आगे जाकर चैप्टर, हाँ ठीक है। हमें मतलब इस पॉइंट्स पे ना, इस पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट 3 टेक अवे मैसेजेस हैं जो कि वी मस्ट बी अवेयर ऑफ देम वेरी वेल। नंबर 1 कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप। अच्छा, नंबर 2 कि अगर हमारे पास जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, अगर उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो कुछ इस तरह का सिग्नल जो है वो चलता रहेगा, हाँ से ज़्यादा बैंडविड्थ का सिग्नल है, तो आप देखो कि इसको हम लोगों ने जब, मैं यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा लिखूँगी टू शो कि दिस इज़ अ स्पेक्ट्रम फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और अगर उसको मुझे डिस्क्रिटाइज़ करना है, ज़ाहिर है डिस्क्रिटाइज़ करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा मेरा, आई विल कॉल इट एक्स ओवर केस ओमेगा, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह का और फिर कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का बनेगा सिग्नल, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको पता है रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है आगे भी और पीछे भी। तो अगर इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगी तो या तो ओवरलैपिंग होगी, या फिर अगर मुझे ओवरलैपिंग से बचना है तो मुझे ज़ाहिर है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि अगर हम उसको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना
बस चॉप कर लें, ठीक है। और हम उसे कुछ मतलब इस तरह का सिग्नल जो है वो ले लें, समथिंग लाइक दिस, और बाकी का सिग्नल हम चॉप कर दें, ठीक है। तो हमें वी नीड टू हैव अ सर्टेन बैंड, सर्टेन अलॉटेड बैंडविड्थ फॉर आवर बेस बैंड सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जिसको हम सैम्पल या डिस्क्रिटाइज करना चाह रहे हैं, टू इंश्योर कि उसमें जो है ना वो एलिसिंग वाला मसला ना आए, या सैम्पल फ्रिक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का जो क्लैश है आपस में वो ना हो। अच्छा, तो इट नीड्स टू बी चॉप्ड ऑफ आफ्टर द सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब तीसरा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जिसके लिए हम लोगों ने इस टॉपिक को एक्चुअली पढ़ा है और हम लोगों ने कहा है कि हमें डीएफटी में हेल्प आउट करेगा, वो ये है कि हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर ना समझ लेनी है बड़े अच्छे तरीके से, कि हम लोग कर यूँ रहे थे कि हम टाइम डोमेन में ना दोनों सिग्नल्स को देख रहे थे, और यानी कि दोनों सिग्नल्स का मतलब है कि जिसको जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और फिर उसको डिस्क्रीटाइज करके हमें जो सिग्नल मिला, हो सकता है मैं बहुत अच्छा ना बना सकूं, लेकिन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम मतलब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देखते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता चला कि दिस माइट नॉट बी द करेक्ट वे, तो हम लोगों को फिर प्रेफरेबली उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहिए, ठीक है। एक्स कंटिन्यूस ओमेगा। अच्छा, और फिर हम लोगों ने देखा ये कि जब हम लोगों ने टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रायोरिटाइजेशन या सिग्नल पीरियोडिक बन जाता है, ठीक है। जब टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई है, डिस्क्रिटाइजेशन, ठीक है, टाइम डोमेन में डिस्क्रिटाइजेशन इंट्रोड्यूस करके हमने इसको सिग्नल को एक सैम्पल सिग्नल बनाया है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये ज़रा इसको आप लोगों ने लेके चलना है आगे, और डीएफटी में थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो। ओके, तो हम लोगों ने ना इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में डीएफटी में ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़रा पहला वाला जो टॉपिक है वो उसको आज देख लें। अच्छा, डीटीएफटी जो है उससे हम ज़रा स्टार्ट लेंगे, हम ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जी ट्रांसफॉर्म को इतना अच्छा सीखा, फिर हमें ये समझ आई कि अच्छा जी ट्रांसफॉर्म वैसे तो बड़ा हेल्पफुल है, सिग्नल्स को भी जी डोमेन में कन्वर्ट कर लेता है, सिस्टम्स को भी कर लेता है, फिर हमें पोल जीरोस का भी पता चल जाता है। लेकिन मसला ये है कि हमें सिग्नल की ना फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिलती, हमें नहीं अंदाज़ा होता कि सिस्टम कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे किस तरह से बिहेव करेगा। सो वी नीड टू हैव अनदर ट्रांसफॉर्म, ताकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकें। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में डीटीएफटी सीखा, फिर डीटीएफटी सीखने के बाद हम लोगों ने उसको सिग्नल्स पे लगाया चैप्टर 4 में, फिर हम लोगों ने सिस्टम्स पे लगाया चैप्टर नंबर 5 में, और फिर हम लोगों ने कई सिस्टम्स को डिज़ाइन करना भी सीखा। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतने सारे ट्रांसफॉर्म सीखने के बाद व्हाई डू वी नीड अनदर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डीएफटी यानी कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। हम ये ट्रांसफॉर्म क्यों सीखना चाहते हैं जबकि वी ऑलरेडी नो व्हाट डीटीएफटी इज़ एंड हाउ डज़ इट वर्क। अच्छा, अब उसकी जो है ना इसी इक्वेशन में थोड़ी सी इसके जवाब मिल जाते हैं। अच्छा, देखो अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है या उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो हमें सबसे एक एक बहुत बड़ा मसला क्या आएगा कि हमें इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ताकि एक्स ऑफ ओमेगा की कंप्यूटेशन हो। इसलिए अनफॉर्चुनेटली डीटीएफटी को हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें बहरहाल उसकी कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ती है। उसमें ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जो ओमेगा है इटसेल्फ वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब ओमेगा की जब तक हमारे पास इनफिनिट वैल्यू मतलब माइनस पाई से पाई तक अगर हम जाएँ तो काउंटेबल वैल्यूज़ तो नहीं है ना, ये एक रियल रेंज है।
रियल रेंज का मतलब है कि -5 से 5 तक हर वैल्यूज़ में शामिल है, तो जब तक हम इन इनफाइनाइट वैल्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकेंगे अगर, तो हम अगेन कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर की इनफाइनाइट मेमोरी तो नहीं होती, तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज़ उसमें प्लग ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर अब हम इसका क्या करें? क्योंकि चलो ठीक है, अगर जिन केसेस में हमारे पास सिग्नल में कम सैंपल्स होते हैं, तो पहले वाला इशू तो हैंडल हो जाता है, लेकिन दूसरे वाला जो इशू है, वो तो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि ओमेगा तो बहरहाल एक कंटीन्यूअस वेरिएबल ही रहेगा। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम अ, सिग्नल का डीटीएफटी कंप्यूट करें, हम सिग्नल का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है? मतलब कहने का ये है, या इस जुमले को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सिग्नल का जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन होगा, वो डीटीएफटी से ही कंप्यूट किया जाएगा, वो एक कंटिन्यूस सिग्नल ही रहेगा, बिकॉज़ हमारे पास जो रैंडम सिग्नल्स होते हैं या फिर जो रियल टाइम सिग्नल्स होते हैं, वो एक्चुअली दे आर ऑलवेज रैंडम इन नेचर, दे माइट बी फाइनाइट ड्यूरेशन, दे माइट बी इनफाइनाइट ड्यूरेशन, लेकिन वो हमेशा उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है, um, it can never be a spectrum that can be plotted with stem signals, ठीक है? जैसे हम लोगों ने DTFS किया था, DTFS से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास जितने फ्रीक्वेंसी जितना जो है वो n होगा, मतलब n का बेसिकली मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ गिवन फंडामेंटल पीरियड, जितना हमारे पास n होगा उतने ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हमारे पास उसमें होंगे, -π से π के रेंज में उतने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को ये भी कहा था कि ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रियल टाइम सिग्नल्स टू बी लाइक दिस। अच्छा, ओके, ये है, हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल में चले गए, लेकिन जो मैं जुमला बोलना चाह रही थी वो ये था कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग जो सिग्नल्स होते हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन या सिग्नल होगा, वो डीटीएफटी से ही कंप्यूट किया जा सकता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू ईज द प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं कि हम डिस्क्रीटाइज्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जो डीएफटी है वो हमें डिस्क्रीटाइज्ड फोरियर डिस्क्रीटाइज फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल रिटर्न करता है, ठीक है? मतलब उस फॉर्मूले में हम जब एक्स ऑफ एन की वैल्यूज प्लग इन करेंगे, तो हमें डीटीएफटी जो सिग्नल है उसका सैम्पल्ड वर्जन मिलेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना हम अब ये करने लगे कि हम इस इक्वेशन को देखने लगे हैं, ठीक है? ये जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ ओमेगा इस तरह से कंप्यूट होता है, लेकिन अगर n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाने के बजाय हम 0 से लेकर n-1 तक उसको ले लें, या 0 से लेकर n-1 तक हो सिर्फ सिग्नल, तो एक्स ऑफ ओमेगा कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। वी कैन सी कि इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल फ्रॉम -π टू π, ठीक है? और ये उसकी मतलब प्रिंसिपल रेंज है, और बाकी आगे उसकी कुछ और रेंजेस हैं। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं कि ओमेगा की जगह हम एक मतलब एक और क्या करना चाहिए, उसकी उसकी अप्रॉक्सीमेशन करने लगे हैं बाय पुटिंग या रिप्लेसिंग ओमेगा विद 2π/n इंटू के, ठीक है? अब हम 2π/n इंटू के का मतलब है कि हम अब ओमेगा को सिर्फ लेट सपोज n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए कंप्यूट करेंगे, कैपिटल N, और अब इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा विल कॉल इट एक्स ऑफ के, वेयर के इज अ नंबर, ठीक है? ये उस तरह का हार्मोनिक नंबर नहीं है, इसका ताल्लुक हार्मोनिक के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है ही नहीं, मतलब जो जो क्या कहना चाहिए, हमारे पास एक्स ऑफ, अच्छा नहीं, एक्स ऑफ टी का तो इससे ताल्लुक नहीं है। बेसिकली हम हमारे पास ये जो एक्स ऑफ ओमेगा था ना, ये जो एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है? इसको अब हम लोगों ने जब एक डिस्क्रीटाइज्ड सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो इट्स अप टू अस कि हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कितने पॉइंट्स देते हैं। अब हम जो जितने पॉइंट्स हम लेना चाहते हैं, या जितने सैंपल्स हम लेना चाहते हैं इसमें से, वी सिंपली डिसाइड दैट नंबर एंड वी डिफाइन दैट नंबर बाय n, ठीक है? और ये जो k है, ये बेसिकली जस्ट वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर n-1, ठीक है? तो इस ये जो k है, प्लीज़ आप इसको किसी तरीके से हार्मोनिक से रिलेट ना करना, उसका इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों ने इस वाले ग्राफ में ही अगर
7 पॉइंट्स बेसिकली लेने हैं बिकॉज हम सोचते हैं कि 7 पॉइंट्स अगर हमें इस पूरे स्पेक्ट्रम में मिल जाएं तो हमें सिग्नल की थोड़ी शक्ल सूरत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि -पाई से शुरू किया है और ये मतलब 0 1 2 3 या समथिंग लाइक दिस, या ज़ीरो हम इसको भी कह सकते हैं। इसको के यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ पे -1 हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी कन्वीनियंस पे भी डिपेंड करता है। तो हम इसको इसका डिस्क्रिटाइज्ड वर्जन जो है वो हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप नोट करके पाए के ऊपर हम कंप्यूटेशन नहीं करते डीएफटी की, क्योंकि अब पाए जो है वो बेसिकली अगले उसका हिस्सा है, अगले पीरियड का हिस्सा है, ठीक है। तो -पाई और पाई में से एक ही पॉइंट जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। थोड़ा सा इस बात को हम और आगे चलते हैं समझने के लिए, फिर हम इंशाल्लाह कुछ 1-2 सवाल भी करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। मसलन हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एक टाइम डोमेन सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, इसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं डीएफटी। अच्छा, इसका अगर हम डी टी एफ टी पहले कंप्यूट करें ना, तो डी टी एफ टी प्लीज़ आप ऐसे ट्राई भी करना और वेरीफाई करना कि डी टी एफ टी यही वाला आता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का बनेगा और फेज स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का बनेगा। मैटलब से प्लॉट हुए हुए हैं, आप प्लीज़ इस तरह इनको वेरीफाई भी कर लेना। अच्छा, अगर हम इंस्टेड अब इसी सिग्नल का डीएफटी कंप्यूट करना चाहते हैं, तो डीएफटी कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा वो ये वाला फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड से भी देखा था कि एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एन। अब इसकी जगह हम लोगों ने कर दिया माइनस जे 2 पाई बाय एन के और एन, ठीक है। अच्छा, और अब हम क्योंकि सिग्नल ही हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन का है, तो हम इसको 0 से लेकर n-1 लिखते हैं। और अभी हम थोड़ा सा ना इससे अगली स्लाइड में अब हम ये देखेंगे बेसिकली कि ये जो n है ना, ये हाउ टू चूज़ n हमें कैसे चूज़ करना चाहिए। अब अगेन n है क्या कि जितने पॉइंट्स हमें अम, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को हम लोगों ने जब सैंपल करना है ना, तो हमें हाउ मेनी सैम्पल्स डू वी नीड, हाउ मेनी सैम्पल्स डू वी थिंक आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि सिग्नल हमें उसकी प्रॉपर शक्ल सूरत जो है वो समझ आ गई है। तो हाउ शैल वी डिसाइड अपॉन एन। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने किया यूँ कि अगर आप नोट करो तो इस सिग्नल में टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स जो सिग्नल के हैं ना, दे आर 6 इन नंबर। यू ऑफ एन से स्टार्ट करके यू ऑफ एन -5 था, तो टोटल देयर आर उसमें 5 टोटल सैंपल्स हैं। अच्छा, सॉरी 5 नहीं 6 सैंपल है टोटल। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि अगर हम और एक और चीज़ का प्लीज़ अगर आप इसको भी ज़हन और ज़हन में रखो मैग्नीट्यूड प्लॉट को, तो अगर हम n को 6 अज्यूम करें तो हमारे पास इस तरह के सैंपल्स आते हैं। कैसे आते हैं ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन अब हम ज़रा एक कॉन्सेप्ट को ज़रा पहले समझ लें। अगर हम n को 4 लेते हैं तो हमारे पास अगर आप नोट करो तो उसी रेंज में, ठीक है, -पाई से लेकर पाई तक, उसी रेंज में हमारे पास अब 4 सैंपल्स आ रहे हैं। और अगर हम n को 10 लेते हैं, ठीक है, अगर हम n को 10 लेते हैं तो हमारे पास वो थोड़ी बेहतर शक्ल सूरत आई है, मतलब 10 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आए हैं। और ये अगर आप नोट करो तो काफ़ी करीब है इस मैग्नीट्यूड प्लॉट के, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब यहाँ से आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने जो 6 पॉइंट डीएफटी अगर निकाला तो कैसे निकाला, ये 4 पॉइंट डीएफटी कैसे निकाला और ये 10 पॉइंट डीएफटी कैसे निकाला। अच्छा, ज़रा आप सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक्स ऑफ एन है और हम लोग इसका 6 पॉइंट डीएफटी कंप्यूट करना चाहते हैं। 6 पॉइंट डीएफटी कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि हम जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे एक्स ऑफ के इज इक्वल टू
तो ये because we want to compute 6 point EFT, we've always decided, we already decided कि n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर ये 5 तक आएगा, ठीक है। और x of n e raised to power minus j 2 pi by 6 k और n, ये हमारी इक्वेशन होगी जहाँ से हमको ने स्टार्ट लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कि हम x of 0 कंप्यूट करें। x of 0 कंप्यूट करने के लिए हमें ये इक्वेशन ऐसे रखनी पड़ेगी, सिर्फ इस इक्वेशन में हम माइनस जे 2 पाई बाई 6 यहाँ पे 0 रख लेंगे, ठीक है। तो ये टर्म जो है, दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू 1, और जो टोटल रिमेनिंग टर्म रह जाएगी वो ये रह जाएगी कि हम एक्स ऑफ एन के सारे कंपोनेंट्स को ऐड अप करें। अच्छा, जब हम लोगों ने एक्स ऑफ 1 करना है तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई बाई 6, ये 1 और n आ जाएगा। अच्छा, अब आप नोट करो कि इसका बेसिकली मतलब क्या होगा इस इक्वेशन का, कि अब मतलब ये जो टर्म है इसमें k की वैल्यू 1 आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने k की वैल्यू को 1 डाल दिया है। अब n को आपको 0 से लेकर 5 तक चेंज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर आपके पास 6 टर्म्स टोटल आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि x ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई e रेज़्ड टू पावर 0 प्लस x ऑफ 1 e रेज़्ड टू पावर माइनस जे 2 पाई बाई 6 1 प्लस x ऑफ 2 e रेज़्ड टू पावर माइनस जे 2 पाई बाई 6 2 एंड सो ऑन। मतलब टोटल आपके पास जो है वो 6 टर्म्स आएंगी इस तरह से। 3 मैंने आप लिखी हैं, 3 और आएंगी। अच्छा, इसी तरह से आपने मतलब ये आपने x 0 निकाला, फिर आपने x 1 निकाला, और इसी तरह से आप x2 x3 x4 x5 टोटल 6 टर्म्स निकालोगे, क्योंकि आप 6 पॉइंट DFT कंप्यूट कर रहे हो। तो ये आपको DFT का एक पॉइंट मिला है, या DFT का ही दूसरा पॉइंट मिला है, और इस तरह से आप टोटल 6 पॉइंट्स कंप्यूट करोगे। अच्छा, लेकिन इसका एक थोड़ा सा आसान तरीका है कि हम किस तरह से अपनी कंप्यूटेशन बचा सकते हैं। वी नो कि हम एक ऐसे सिग्नल के साथ डील कर रहे हैं जो कि टाइम डोमेन में रियल वैल्यूड है। तो रियल वैल्यूड है, तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में ये पढ़ा था कि उसका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है ना, इसको अच्छा एक्स ऑफ ओमेगा भी हम कह सकते हैं। अगर हम DTFT की बात करें, DTFT की अगर हम बात करें तो वो एक्स ऑफ ओमेगा होगा, और अगर हम बात करें DFT की तो वो ज़ाहिर एक्स ऑफ के होगा। लेकिन ये तो दोनों सिग्नल्स है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है दैट विल बी एन इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल का मतलब ये है कि अगर हम एक कंप्यूटेशन करते हैं ना एक्स ऑफ -2 की मिसाल के तौर पे, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एक्स ऑफ 2 उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब वाई कॉन्जुगेट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट इवन इवन है और उसका फेज प्लॉट जो है वो ऑड सिग्नल है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हमें इसलिए लगाना पड़ेगा कि हम जब मैग्नीट्यूड मतलब लेंगे पूरे सिग्नल का तो हमारे इवन सिग्नल मिलेगा, और जब हम उसका फेज प्लॉट लेंगे तो फिर हमें एक ऑड सिग्नल मिल जाएगा। तो हमें जो कि अगर मैं 6 पॉइंट DFT की बात कर रही हूँ तो 6 पॉइंट का मतलब ये है कि लाइक एक सेंटर में तो बिल्कुल मेरे पास x ऑफ 0 आना है ना, ठीक है। तो दिस चॉइस नाउ लाइज विद मी। मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे कंप्यूट कर लूँ 0 से पहले, और 2 पॉइंट्स यहाँ पर, या फिर 2 पॉइंट्स ऊपर कंप्यूट कर लूँ 3 पॉइंट्स यहाँ पर। तो लेट्स सपोज अगर मैं 0 से पहले 3 पॉइंट्स कंप्यूट करती हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे स्लाइड पे लिखे भी हैं, तो आई नीड टू कंप्यूट एक्स ऑफ -3, यानी कि वैल्यू -3, एक्स ऑफ -2, एक्स ऑफ -1। अब जब मुझे एक्स ऑफ 1 कंप्यूट करना है तो आई डोंट नीड टू डू द कंप्यूटेशंस, मुझे यही वाली वैल्यू यहाँ से मिलेगी। दिस विल सिंपली बी इक्वल टू दिस थिंग। इसी तरह से जब मुझे एक्स ऑफ 2 कंप्यूट करना है तो मुझे कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली इसके बराबर होगा। तो कंप्यूटेशन हम मतलब 6 की बजाय हमारी फिर मतलब आप यूँ समझो कि 6/3 नहीं 6/2 बल्कि कहना चाहिए, आधी प्लस 1, ठीक है। आधी प्लस मतलब इतनी कंप्यूटेशन जो हैं वो हमारी हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्लीज़ ये जो है ना आप ये वैल्यूज़ कंप्यूट करके ज़रा इससे टैली करना कि आपकी ये वाली वैल्यू सारी आती हैं कि नहीं आती, ताकि आपको समझ आए कि हम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास 4 पॉइंट DFT है, तो 4 पॉइंट DFT का मतलब ये है कि अब हम सिर्फ जो हमारे पास एक DTFT ओरिजिनल है, उसमें से सिर्फ 4 सैंपल्स हम निकाल लें। तो हमारी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होके अब लिखी जाएगी n इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक, ये 4 पॉइंट्स हैं। x ऑफ n e रेज़्ड टू पावर माइनस j 2 पाई बाय 4 के n। अच्छा, एक बात अब आप यहाँ पे नोट करना कि आपके एक्चुअल सिग्नल में 6 पॉइंट्स है, लेकिन हाँ, ये हम एक ऐसा सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं कि हमें ये लगता है कि हमारे सिग्नल में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हम इतना ज़्यादा सिग्नल कंसिडर नहीं कर सकते अपनी कंप्यूटेशन के लिए, हमारे हमारे कंप्यूटर की इतनी मेमोरी नहीं, मिसाल के तौर पे। ये वो सिनेरियो है जहाँ पे आपका इनपुट लेट्स सपोज़ कि बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ रिक्वायर करता है, लेकिन आप उसमें से शुरू की कुछ वैल्यूज़ उठा लेते हो और उसके ऊपर आप उसका जो है ना डिस्क्रीटाइज़्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल वो बना के आप देखना चाह रहे हो। तो अब आपने सिग्नल की एक्चुअली लेंथ ज़्यादा है, लेकिन आपने उसके कुछ शुरू के कुछ सैंपल्स कंसिडर किए हैं। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि फिर हमें जब हम स्पेक्ट्रम इसका डिस्क्रीटाइज़ स्पेक्ट्रम बनाएँगे, तो हमें कुछ ना कुछ उसकी शक्ल तो मिलेगी, लेकिन इस तरह की। लेकिन खैर वो उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी ज़्यादा सैंपल्स लेके मिलती है। एंड ऑफ कोर्स ये वी ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग कि अगर हम सैंपल बहुत दूर-दूर जाके लेंगे तो फिर हमें इतनी अच्छी शक्ल नहीं मिलती। कॉन्सेप्ट इसमें भी एक है एक्स ऑफ 0 तो हमें कंप्यूट करना ही है। हम 2 पॉइंट्स से पहले कंप्यूट कर लेते हैं, 1 पॉइंट उसके बाद। तो एक्स ऑफ -1 एक्स ऑफ -2 पहले कंप्यूट किया, फिर एक्स ऑफ -1 कंप्यूट किया, एक्स ऑफ 0 उसके बाद, और एक्स ऑफ 1 के लिए हमें फिर कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली कॉन्जुगेट द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर एक्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -1। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जहाँ पे हमारे पास डी 10 पॉइंट DFT हम लोगों ने करना है। अब आप नोट करो कि आपके पास जो सिग्नल है उसमें तो सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। तो 10 पॉइंट DFT की कंप्यूटेशन होगी कैसे? ज़रा हम इस चीज़ को समझते हैं। 10 पॉइंट DFT का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा n इज़ इक्वल टू 0 से 9, ठीक है? x ऑफ n e रेज़्ड टू पावर माइनस j 2 पाई बाय 10 के n। अच्छा, ये इसका साइज़ अभी यहाँ से कम है, ठीक है? DFT क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हो गया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर कंप्यूट करती हूँ x ऑफ 1, तो x ऑफ 1 के लिए पहले तो एक छोटी सी चीज़ ये कि x की जगह k की जगह 1 आना है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसे रह जाएगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना इसको शॉर्टकट लिखने लगी हूँ, e रेज़्ड टू पावर 0 प्लस x1 e रेज़्ड टू पावर समथिंग इनटू 1, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, n की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू जब 5 आएगी तब भी यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, और n की वैल्यू 5 है, ठीक है? अब मसला ये है कि जिस वक़्त मैं x ऑफ 6 लिखती हूँ, e की पावर समथिंग इनटू 6, मतलब n की वैल्यू 6 है, तो x रेज़्ड टू पावर x ऑफ 6 तो मेरे पास एग्ज़िस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि सिग्नल अगर आपको याद हो, तो सिग्नल जो मेरे पास x ऑफ n है उसमें तो सैंपल्स ही सिर्फ 6 हैं, ठीक है? मतलब अब n इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर पहला सैंपल है और n इज़ इक्वल टू 5 के ऊपर आखिरी सैंपल है। तो n इज़ इक्वल टू 6 के ऊपर तो कोई सैंपल है ही नहीं। तो 10 पॉइंट DFT हम जब लेंगे तो हम इस इश्यू को कैसे हैंडल करेंगे? तो वो उसका तरीका बड़ा आसान है। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ से जो ऑनवर्ड टर्म्स होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी, क्योंकि x ऑफ 6 से लेकर x ऑफ 9 तक ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं, ठीक है? ये भी ज़ीरो के बराबर है। तो टर्म्स यही 6 रहेंगी, लेकिन अब इसमें और 6 पॉइंट DFT में क्या फ़र्क हुआ? वैसे तो है, ये फ़र्क जो है ना वो आपको थोड़ा-सा खुद फ़िगर आउट करना चाहिए, लेकिन चलो मैं इसको बस समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं 6 पॉइंट DFT की, तो वहाँ पे जो मेरे पास x ऑफ 1 है वो कंप्यूट होगा x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 e रेज़्ड टू पावर माइनस j 2 पाई बाय 6 1, मतलब 1 लिखूँ या ना लिखूँ ऑफ कोर्स फ़र्क नहीं पड़ता। x ऑफ 2 e रेज़्ड टू पावर माइनस j 2 पाई बाय 6 2 एंड सो ऑन, मतलब 3 टर्म्स और आनी है। अगर मैं बात करूँ 10 पॉइंट DFT की,
तो अब मेरे पास उसमें जब x1 की कंप्यूटेशन हो रही होगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा e raised to power माइनस जे 2π/10 1 मतलब यहाँ माना आएगा x of 2 e raised to power माइनस जे 2π/10 2 एंड सो मतलब तीन तीन टर्म्स इधर भी और आएंगे। तो अगर आप नोट करो तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है ना वहाँ पे डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें मिस्टेकनली एज्यूम नहीं करना कि अगर हम 6 पॉइंट डीएफटी ले रहे हैं तब भी तो एक्सप्रेशन में लिखा जा रहा है, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स वही है, एक्सप्रेशन डिफरेंट है। अच्छा, और यहाँ पे भी 100 कंप्यूट करने के बाद हम लोगों ने मतलब 5 पॉइंट्स नेगेटिव साइड कंप्यूट करने हैं, 4 पॉइंट्स बाद में, और एंड वी कैन सी दैट कि वो जो 4 पॉइंट्स हैं उनकी भी कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं रहती हमें। अच्छा, ये जो है ना तीनों कंप्यूटेशन 6 पॉइंट डीएफटी, 4 पॉइंट डीएफटी एंड 10 पॉइंट डीएफटी, प्लीज़ आप लोगों ने करके ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को ज़रा हाथ बैठे डीएफटी कंप्यूटेशन की तरफ, और दूसरा आप इसको आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है, आंसर की तरफ वेरीफाई करने हैं। अब देखो हम ज़रा ना इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हो क्या रहा है। ये हमारे पास एक्स ऑफ एन है, लेट्स सपोज कि इसमें सिर्फ ये जो है ना कुछ सैंपल है 0 से लेकर 3 तक, इट्स ऑल 0 बियॉन्ड एन इज इक्वल टू 3। और हाँ, अगर हम इसका डी टी एफ टी कंप्यूट करें तो लेट्स सपोज कि हमें कुछ इस तरह का कंटिन्यूस सिग्नल मिलता है। इसकी यहाँ पे जो प्रिंसिपल रेंज ली गई है वो ली गई है 0 से लेकर 2π तक। अच्छा, लेट्स सपोज कि हम ये जो चार सैंपल वाला सिग्नल है ना, इसका हम अब डी एफ टी कंप्यूट करते हैं बाय अज्यूमिंग कैपिटल एन इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि हम उसका जो डिस्क्रिटाइज्ड हमें उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मिलेगा, हमें उसके सिर्फ 4 सैंपल्स मिलेंगे। अच्छा, अब आप नोट करो कि 4 सैंपल्स हमें कुछ इस तरह के मिलेंगे कि मतलब एक सैंपल हमें 0 पे लेना ही है, फिर हमें ये 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर मिल गया। अगर हम इसको प्रिंसिपल रेंज इंस्टेड -π से π कंसीडर करते तो हमें फिर एक -1 पे मिल जाता, ये 3 पे ना मिलता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है उसकी वैल्यू भी 0 ही होती। लेकिन यू कैन सी के 4 पॉइंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही सैंपल मिल रहा है, बाकी सैंपल्स कुछ इस तरह के मिल रहे हैं कि इत्तेफाक से वहाँ पे स्पेक्ट्रम 0 हो रहा था। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका 8 पॉइंट डीएफटी ले रहे हैं, एंड वी नो कि 8 पॉइंट डीएफटी का क्या मतलब है कि सिग्नल तो इटसेल्फ उसमें 4 सैंपल्स ही हैं, बाकी सैंपल्स जो हैं वो 0 वैल्यू के साथ कंसिडर होंगे। लेकिन अब हमें स्पेक्ट्रम में कोई 8 सैंपल्स मिल जाएंगे। अब स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बेहतर हमें उसकी शक्ल सूरत का अंदाज़ा होगा। और इसी तरह से अगर हम 16 पॉइंट डीएफटी लें, 16 पॉइंट डीएफटी का मतलब ये है कि 4 नॉन ज़ीरो सैंपल्स के बाद अब हम 12 ज़ीरोज़ के साथ उस सिग्नल को कंसिडर करें तो हमें 16 पॉइंट्स जो हैं वो स्पेक्ट्रम के मिलेंगे। 16 पॉइंट डीएफटी का मतलब 16 पॉइंट्स स्पेक्ट्रम में के मिलेंगे, मज़ीद बेहतर। अब ज़ाहिर है हम वी कैन नॉट कीप ऑन एडिंग पॉइंट्स, क्योंकि हमें अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ले सकते तो फिर तो बेहतर था ना कि हम डी ही कंप्यूट कर लेते। तो पॉइंट्स के ऊपर भी हम मतलब देयर इज़ नो अपर सच लिमिट, वो डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए या हमारा सिस्टम कितना कॉस्ट इफेक्टिव हमने इसको बनाना है। तो हमें मतलब थोड़ा सा, लेकिन ये भी अंदाज़ा हुआ कि कैसे एन पॉइंट डीएफटी में जैसे कैसे एन इंक्रीज़ हो तो हमें जो नतीजा है उसका उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। और बिल्कुल आखिरी चीज़ ये कि अच्छा, ये जो है ना ये अब थोड़ा सा, हाँ, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, इसको हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, बल्कि टच करेंगे, इनको नॉट शुरू करेंगे, इसको टच करेंगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।